हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की होने वाली है। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था। ठीक है, उसी का ये दूसरा पार्ट है। आज हम जानेंगे जो 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, इसके बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे ताकि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से और प्रावधान बनाए गए, कौन कौन से एक्ट पारित हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बारे में आज मुख्य चर्चा करेंगे हम। इससे पहले की क्लास जो मैंने इसमें पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था दोस्तों। इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारा अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, ये एक्ट क्यों पारित किया गया था? मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सही और सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसलिए इनकी कमियों को दूर करने के लिए, इस कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए जो है ये एक्ट पारित किया जाता है 1773 में, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको बनाती है ताकि कंपनी जो है सही और सुचारू रूप से संचालित की जा सके, और कंपनी जो है डायरेक्ट किसके अंडर में काम करने लग जाती है? कंपनी का जो निजी शासन समाप्त हो जाता है और कंपनी जो है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है, 1773 का एक्ट का मतलब यही है दोस्तों। उद्देश्य क्या था? यही था ताकि कंपनी के निजी शासन को समाप्त कर देना, कंपनी के लिए नए शासन व्यवस्था की जाए, और जो कंपनी है ब्रिटिश सरकार, वो किसके कहने पे चलेगी, किसके नियम अनुसार वो पालन करेगी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होकर। ठीक है, 1773 का एक्ट इसीलिए पारित किया जाता है ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर कर सके और सही और सुचारू रूप से संचालित कर किया जाए कंपनी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो 1773 का एक्ट बनाती है रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट समझ रहे हैं ना आप? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को भी दूर करने के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, कई प्रावधान निकाले जाते हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था पिछली क्लास में कि 1773 का जो एक्ट बनाया जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब 1773 का जो ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कमियों को कौन दूर करेगा? इसके लिए कौन नए प्रावधान लागू करेगा? तो इसके लिए भी एक एक्ट पारित किया जाता है। आज हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो तक, एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट को कौन कंट्रोल करेगा, इसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए थे? तो आप देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक ऐसा प्रावधान था जिसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जाएगा, और इसके लिए कुछ नए प्रावधान बनाए जाएंगे, कोई नियम और शर्तें रहेंगी जिसके अनुसार रेगुलेटिंग एक्ट कार्य कर रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। किस एक्ट का? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, ठीक है, ये किसने बनाया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट था। ठीक है दोस्तों, 1773 में पारित हुआ था। आप देखेंगे इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये जो एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये बल्कि सिर्फ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को ही दूर नहीं करेगा। इस एक्ट के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी प्रावधान बनाने के लिए इसको जो है अधिकार प्राप्त है। इस एक्ट के हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे, बिहार बंगाल की जो दीवानी थी सीधा किसके हाथ में आ जाती है? कंपनी के हाथ में आ जाती है। ठीक है, मुगल शासन का जब पतन होता है और शाह आलम द्वितीय जब पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, तो किसके हाथ में वहां की दीवानी चली जाती है? उन प्रांतों की। तो कंपनी के हाथ में शासन चला जाता है। तो ये एक्ट ये बताता है, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी का निजी शासन तो समाप्त हो गया। अब कंपनी तो किसके हाथ में थी? तो खुद ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। अब ब्रिटिश सरकार क्या करती है? यहाँ पे एक चेंज लाती है बहुत बड़ा,
ठीक है, यहाँ पे चेंज लाती है। तो 1773 के एक्ट के अनुसार इस कंपनी का निजी शासन तो समाप्त हो ही जाता है, परंतु 1773 का जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, इसके लिए भी कई चेंजेस लाती है, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही इसकी कमियों को दूर करता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को। और जो देसी प्रांत थे उस टाइम के, जो हमने पढ़ा था, उस टाइम कंपनी के हाथ में जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी चली आती है, उसके लिए भी आप कौन विधि बनाएगा? तो कलकत्ता की सरकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अधिकार देती है, ठीक है, कलकत्ता प्रांत को, कि वो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के लिए उसको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करेगा, इसके लिए भी विधि बनाएगा, इसके लिए भी नियम और कानून बनाएगा। और साथ में इन कलकत्ता की सरकार ने क्या किया कि बिहार और उड़ीसा के लिए, बंगाल के प्रांतों के लिए भी ये विधि तैयार करेगा। उस टाइम कौन करती थी? तो कंपनी करती थी, कंपनी का शासन था। अब किसका शासन है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ब्रिटिश सरकार करेगी डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट को हम देखेंगे। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। जब हमने उस टाइम पढ़ा था, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। और 3 प्रेसिडेंसियां हमने देखी थी, बंगाल, बिहार और मद्रास, जिसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी को हाई प्रेसिडेंसी बनाया जाता है। और बंगाल प्रेसिडेंसी जो होती है, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के रिपोर्ट लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है। और ये दोनों प्रेसिडेंसियां बम्बई और मद्रास किसको करती है? तो ये करती है बंगाल प्रेसिडेंसी को, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वो जो प्रेसिडेंसियां थी, अब उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा यहाँ पे इसके तहत 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी वो किसकी समस्याओं को देखती थी? वो देखती थी बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याओं को, मसलों को देखती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देखेगी? तो सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखेगी। व्यापारिक मामलों के लिए ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा से हम इसे समझेंगे। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप ध्यान देंगे, नोट्स करने वाली बात है कि जो भी प्रावधान, जो भी एक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है। रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान हमने काफी चेंजेस पढ़ा था कि प्रेसिडेंसियों के बारे में। यहाँ पे वही प्रेसिडेंसी है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, जिनमें काफी बदलाव आया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि उनके अनुसार सुनवाई करती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो किसको रिपोर्ट करती थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करती थी। अब इसमें क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सिर्फ किस मामलों को देखेगा? तो व्यापारिक मामलों को देखेगा। अब उन मामलों पे ये सुनवाई नहीं कर सकता जिस मामलों पे रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ये सुनवाई करता था बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा भेजे गए रिपोर्ट पे। अभी उस पे ना करके किस पे करेगा? तो व्यापारिक मामलों के लिए सिर्फ ये अधिकार इसको प्राप्त है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए? तो सिर्फ राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। काफी सारे चेंजेस आते जाएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ते जाएंगे। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है। इस अधिनियम को देखेंगे, इसमें भी काफी बदलाव किए गए। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम क्या कहता है कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा, ठीक है, कर्मचारियों को वेतन का भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, ठीक है। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम का क्या मुख्य उद्देश्य था? चार्टर्ड अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके जो कर्मचारी थे, उनको कहाँ से वेतन और भत्ता दिया जाता था, कहाँ से प्रदान किया जाता था?
किया जाता था, तो भारत के राजकीय कोष में से, ठीक है, भारतीय राजकीय कोष में से दिया जाता था। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, व्यवस्था की गई किसकी, तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, उनको कर्मचारियों को क्या देने की, वेतन देने की, ठीक है। 1793 का चार्टेड अधिनियम ये कहता है, 1793 का चार्टेड अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनको कहाँ से वेतन भत्ता प्राप्त होता था, तो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखेंगे अधिनियम, ठीक है, 1873 का अधिनियम देखेंगे। इसके द्वारा क्या किया गया, 1873 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको भंग करने की अधिकार पत्र की घोषणा की गई कि कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, किस अधिनियम द्वारा, तो इसके 1873 के अधिनियम द्वारा, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। जनवरी, अच्छा बताइए आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया सुचारू रूप से, आप यहाँ देखेंगे जनवरी 1884 में, ठीक है, पॉइंट्स याद रखेंगे। को एक जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है। किसके अधीन, तो ये किसके अधिनियम द्वारा हुआ, तो 1873 के अधिनियम द्वारा। 1873 का अधिनियम द्वारा ये कहा गया, इस एक्ट में 1873 का जो अधिनियम था, इस एक्ट द्वारा ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हम उसे किसी भी समय भंग कर सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। इस एक्ट के द्वारा हमारे पास ये अधिकार प्रदान किया जाता है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भंग कब किया गया औपचारिक रूप से, आप देखेंगे तो 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है औपचारिक रूप से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, पीट्स इंडिया एक्ट देखा और चार्टेड अधिनियम देखा, जिसके द्वारा कंपनी को जिसके द्वारा सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की कर्मचारियों को वेतन भत्ता प्रदान किया जाएगा भारतीय राजस्व में से, ठीक है, भारतीय राजकोष में से। और यहाँ देखेंगे हमने अधिनियम देखा, जिसके द्वारा कंपनी को किसी भी समय भंग कर दिया जा सकता था इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो कब भंग किया गया था, 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम आखिरी अधिनियम पढ़ने वाले हैं, भारत का शासन अधिनियम 1858 का, ठीक है। 1858 में भारत का शासन अधिनियम, भारत के शासन अधिनियम में हमने काफी सारे बदलाव देखे हैं, काफी सारे बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि उस समय तक क्या अभी कंपनी कार्य में थी, यानी कंपनी जो रहती है रनिंग में रहती है, रनिंग प्रोसेस में। जब तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट भी देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट में सीधा शासन जो होता है प्रांतीय शासन कंपनी के हाथ में आता है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में देखा कि कंपनी से शासन डायरेक्ट किसके हाथ में आ जाता है, तो ब्रिटिश सरकार के। यहाँ पे यही बताया गया है कि इस द्वारा भारत शासन के अधिनियम द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, एक मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ठीक है। कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश सरकार के क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है और एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती है, ताकि इनको एक कमी नजर आती है, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक मंत्री परिषद की जरूरत महसूस होती है ब्रिटिश सरकार को। तो वो क्या करती है, इस अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे कि पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा दोहरे शासन की शुरुआत की जाती है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है व्यापारिक मामलों को देखता है, ठीक है, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है राजनीतिक मामलों को देखेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा व्यापारिक मामलों को देखेगा। लेकिन परंतु इस प्रावधान में भारत शासन अधिनियम जब लागू किया जाता है तो ये दोनों जो यहाँ पे दोहरे शासन की बात की गई है ये भी समाप्त कर दिया जाता है। हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, जितने भी एक्ट और जितने भी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है, मतलब कि शासन व्यवस्था को बदला जा रहा है और सही और सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म कर दिया गया यहाँ पे इस एक्ट के दौरान। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपने जान दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। हमने रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान पढ़ा था, पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर के नाम के पीछे जनरल लगाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे क्या करती है, ये अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल का भी नाम चेंज कर दिया जाता है और उसे वायसराय में बदल दिया जाता है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के कर वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय तब कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, अब मान लीजिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदला जाएगा तो वायसराय रखा जाएगा, यानी कि प्रथम वायसराय कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्ट भारत शासन अधिनियम द्वारा दोस्तों काफी बदलाव किए जाते हैं, काफी सारे प्रावधान बनाए जाते हैं। जितने भी हम एक्ट्स और अधिनियम पढ़ते हैं इनमें से कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं ताकि बेहतर अच्छी तरीके से और शासन व्यवस्था चलाई जाए। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो शासन व्यवस्था थी सुचारू रूप से चलाई जाए, अच्छे रूप से संचालित किया जाए इसको। ठीक है, इसलिए एक से एक छोटे छोटे प्रावधान और छोटे छोटे एक्ट बनाए गए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो